और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 से जुड़ी याचिकाओं पर आज चौथी सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ दलीलें सुन रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट रेफरेंस में दिवंगत जस्टिस तरुण चटर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए सबसे पहले उनकी चर्चा हुई। याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को चुनौती दी है। इससे पहले याचिकाकर्ता अकबर लोन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि अनुच्छेद 370 स्थायी हो गया है, संसद इसे निरस्त नहीं कर सकती। कपिल सिब्बल 3 दिन से अपना पक्ष रख रहे थे। न्यूज 18 से बात करते हुए वकील मुजफ्फर इकबाल खान ने कहा कि कपिल सिब्बल ने अब तक बहुत अच्छे से कानूनी दलीलें पेश की हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फर इकबाल खान, सीनियर एडवोकेट हैं। जो कानूनी दलीलें हैं वो तो लाइट्स ने, कपिल सिब्बल साहब ने बहुत ब्यूटीफुली रखी हैं। जो चीज़ें मतलब कुछ चीज़ें जो ऐड करना चाहेंगे वो ऐड कर सकते हैं। और रिपीट तो जिस तरह बेंच ने कहा कि भाई रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, तो रेपिटेशन इसमें नहीं होगी। बहरहाल कुछ चीज़ें जो हैं वो हम एडवोकेट्स ने ही बैठ के तय किया था कि भाई जो चीज़ एक आर्गू करेगा वो दूसरा नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर की जो असेंबली थी उसके इख्तियारात, इनको लेकर के एक कुछ बुनियादी बातें रखी गई। ये एक तारीखी मौका है सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कि इसको वंस फॉर ऑल सेटल किया जाए। अगर एक रियासत को आप यूनियन टेरिटरी इस तरह बना दें कि वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा के प्रेसिडेंट अपने इख्तियार असेंबली के भी पार्लियामेंट कर दे और एग्जीक्यूटिव जो है वो प्रेसिडेंट करके और गवर्नर से अपने ही एजेंट से रिकमेंडेशन लेके, तो कल किसी भी रियासत के साथ ऐसा हो सकता। हालांकि हमारी रियासत एक स्पेशल रियासत थी, हम बाकी रियासतों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते जम्मू कश्मीर को। उसके बावजूद भी अगर वो कर सकते हैं तो कल वो यूपी के साथ भी हो सकता है, कल वो महाराष्ट्र के साथ भी हो सकता है। तो कहीं न कहीं इस पर फुल स्टॉप तो लगना है कि भाई तुम्हारा इख्तियार क्या है। आईनी जमहूरियत में जब जमहूरियत आइन से गाइड होती है तो आइन गाइडिंग फैक्टर है। अब वो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी खदोखाल जो है वो वाजिया करने हैं। एक बड़ी जो अहम दलील दी जा रही थी कि एग्जीक्यूटिव के जरिए आप संविधान को, दस्तूर को नहीं बदल सकते, कोई ऐसा ऑर्डर पास करके नहीं बदल सकते, उसके लिए दस्तूर साज असेंबली की जरूरत पड़ती है। इसको थोड़ा बता सकें। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि दस्तूर साज असेंबली जो है उसकी पावर्स बहुत वाइड होती हैं। आइन साज असेंबली जो है, जिसको दस्तूर साज या आइन साज असेंबली कहते हैं, उस पर कोई लिमिट नहीं होती है। पार्लियामेंट की और लेजिस्लेटिव असेंबली की अपनी लिमिटेशन से, उन लिमिटेशन से वो बाहर नहीं जा सकते। महबूबा मुफ्ती की तरफ से कई तरह के बयान आए कि हलफनामे में ये नहीं बताया गया, ये नहीं बताया गया, नौजवानों की बात नहीं की गई, बेरोजगारी की बात नहीं की। तमाम जो सवाल हैं, क्या इस तरह की दलीलें उसके काउंटर में आने वाली हैं? देखें, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है वो एम्प्लॉयमेंट का मामला नहीं सुन रही है, गिरफ्तारी का PSA का मामला नहीं सुन रही है। ये एक आईनी मामला है, उनके लिए अपनी प्रोसीडिंग चल रही है। अगर कोई गिरफ्तार है, उसकी बेल एप्लीकेशन है, उसकी प्रिवेंटिव डिटेंशन की पिटीशन चल रही होगी, तो वो यहाँ तो उसको कंसीडर नहीं किया जाए। खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं कि अनुच्छेद 370 मुद्दे की सुनवाई के दौरान मैं सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं हूं। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि ये हमारे लिए एक भावनात्मक मुद्दा है। मुझ में अभी तक वहां बैठकर लोगों को 370 के खिलाफ बातें करते देखने की हिम्मत नहीं है, लेकिन अब मैंने फैसला कर दिया है कि मैं खुद वहां जाऊंगी। शेख अब्दुल्ला की तारीफ के बारे में उन्होंने कहा कि 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक परीक्षा है। यह इस बात की परीक्षा है कि क्या शेख अब्दुल्ला ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को अस्वीकार कर भारत के साथ एकजुट होने का निर्णय सही लिया था या नहीं। ये महबूबा मुफ्ती का कहना है। ये जो कहते हैं कि मतलब आप वहाँ पर क्यों नहीं हैं, कई मेरे जो हैं, हमारे जो हमदर्द हैं, वेल विशर्स हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ मेरे लिए, और मैं समझती हूँ कि मेजॉरिटी हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए 370 एक लीगल या खाली आईनी मामला नहीं है। ये हमारे जज्बात के साथ जुड़ा हुआ है। तो अभी तक मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं अपने दिल को इतना मजबूत नहीं कर पा रही हूं कि मैं वहाँ जाके अदालत में बैठ के इसके ऊपर बहस सुनूं। मुझे नहीं समझ आता है कि मैं क्या वो बर्दाश्त ला सकती हूं कि मैं 370 के खिलाफ जो है वहाँ बहस को बर्दाश्त कर पाऊंगी। क्योंकि ये मैंने जो पहला इलेक्शन लड़ा है तो मैंने जम्मू कश्मीर के आइन की कसम खाई है, मुल्क के आइन के साथ साथ।
मैंने जम्मू कश्मीर के झंडे को उठाया है मुल्क के झंडे के साथ। तो इसलिए मेरे लिए ज़ाती तौर पे अभी मुझ में वो हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ अदालत में बैठूं और इस बहस को सुनूं, पर इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूं कि हो सकता है थोड़ी हिम्मत जुटा के मैं, जब हमारा भी वकील या दूसरे वकील आएंगे तो वहाँ जाने की कोशिश करूँगी। मैं तो कहती हूँ कि ये इस वक्त तो सब कुछ दाव पे लगा हुआ है। अगर चीफ ये जो है जस्टिस ऑफ इंडिया ये इकरार करते हैं कि उस वक्त का जो फैसला शेख साहब ने किया था 2 कौमी नज़रिया को बरतरफ करके एक हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाने का एक विजनरी फैसला था, वो समझते हैं, वो कहते हैं विजन, तो उस विजनरी फैसले का भी इम्तिहान है। बांडीपुरा में पुलिस ने आतंकी संगठन टीआरएफ के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक ग्रेनेड बरामद किया गया। यह गिरफ्तारी काहनोसा बांडीपुरा में जांच के दौरान की गई है। इस संबंध में बांडीपुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के सपने पर पानी फेर दिया है। इमरान खान 5 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। इस सिलसिले में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना में चुनावी निगरानी संस्था ने कहा है कि पीटीआई प्रमुख को चुनाव अधिनियम 2017 की धारा 167 के तहत भ्रष्ट आचरण का दोषी पाए जाने और 3 साल की सजा के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मिले उपहारों को गलत तरीके से खरीदा और बेचा। इस्लामाबाद की एक अदालत ने उन्हें 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद इमरान खान को जेल भेज दिया गया। तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए गए इमरान खान, पाकिस्तान चुनाव आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री को किया आयोग की घोषित। चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की और इमरान खान 5 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। 3 साल के बाद सजा के बाद आयोग की घोषित अदालत ने 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान मिले उपहारों को गलत तरीके से खरीदा बेचा, इस पर सजा सुनाई गई, जिसके तुरंत बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। और एक और अहम खबर आज पाकिस्तान से। खबर यह कि पाकिस्तान से बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में शरीफ सरकार यानी शहबाज शरीफ की सरकार का आज आखिरी दिन है। नेशनल असेंबली होगी भंग। नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश करेंगे शहबाज शरीफ। संसद को संबोधित कर सकते हैं पीएम शहबाज शरीफ। तो पाकिस्तान के नेशनल असेंबली आज भंग हो सकती है और आज संसद में आज उनका स्पीच भी हो सकता है। आज पाकिस्तान की जो सरकार है उसका आज आखिरी दिन है और शहबाज शरीफ के बारे में बताया जा रहा है कि नेशनल असेंबली जब भंग होगी तो कार्यकाल से 3 दिन पहले ही होगी और नेशनल असेंबली 12 अगस्त को पूरे हो रहे थे। 5 साल भंग होने के बाद 5 साल पूरे हो रहे हैं और ये जब इसके भंग हो जाएंगे यानी 5 साल की मियाद पूरी होने के बाद जब असेंबली भंग होगी तो 90 दिनों के अंदर चुनाव कराने का प्रावधान है। चुनाव तक केयर टेकर सरकार के पास रहेगी जिम्मेदारी, लेकिन अभी तक केयर टेकर पीएम के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश करेंगे शरीफ यानी शहबाज शरीफ और संसद को संबोधित कर सकते हैं आज शहबाज शरीफ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। सीएम सुक्खू के ऊपरी शिमला का दौरे का आज दूसरा दिन है। यहां उन्होंने रोहड़ू के लैला गांव में आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और राहत पुनर्वास कार्यों का जायजा लिया। इसके बाद वो रामपुर के ननखड़ी क्षेत्र जाने वाले हैं। सीएम का शाम को शिमला लौटने का भी कार्यक्रम है। इससे पहले दौरे के पहले दिन सीएम सुक्खू ने चौपाल, कोटखाई और रोहड़ू का दौरा किया और बारिश से हुए नुकसान का विस्तार से जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद करेगी। सीएम ने यहां प्रशासन को प्रभावित लोगों को जल्द सहायता देने के निर्देश भी दिए और सड़क बहाली के काम तेज करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम सुक्खू के ऊपरी शिमला का दौरे का दूसरा दिन है और उनका रोहड़ू का जो लैला गांव है उसका उन्होंने वहां उस गांव का दौरा किया, वहां प्रभावितों से मुलाकात की और राहत पुनर्वास कार्यों का जायजा लिया और इसके बाद वो रामपुर के ननखड़ी क्षेत्र जाने वाले हैं। सीएम का शाम को आज शिमला लौटने का कार्यक्रम है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इससे पहले दौरे के पहले दिन सीएम सुक्खू ने चौपाल, कोटखाई और रोहड़ू का दौरा किया और बारिश से हुए नुकसान का विस्तार से जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद करेगी। सीएम ने यहां प्रशासन को प्रभावित लोगों की जल्द सहायता पहुंचाने तक और साथ ही साथ सड़क बहाली के काम तेज करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को समय पर पूरा करने के मकसद से आयुष चिकित्सकों को भी हिमाचल सरकार ने इस अभियान के साथ जोड़ दिया है।
अब आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले टीबी मरीजों की जानकारी आयुर्वेदिक चिकित्सक निक्षय पोर्टल पर अपलोड करेंगे। हालांकि आयुष विभाग पहले से टीबी मरीजों के लिए काम कर रहा था, लेकिन अब रिपोर्टिंग होने से मिशन को पूरा करने में तेजी लाई जा सकेगी। हाल ही में इसके लिए राज्य स्तरीय रीओरिएंटेशन प्रोग्राम शिमला में आयोजित किया गया था, जिसमें सभी नोडल ऑफिसर्स, जिला आयुर्वेदिक ऑफिसर्स, सब डिविजनल आयुर्वेदिक ऑफिसर्स की ओर से भाग लिया गया। आयुष विभाग तो शुरुआत से ही जो है वो जितने भी रेफरल्स होते थे उनके AHCs में आते थे, आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर्स में, उनको जो है रेफरल यूनिट के तौर पे जो है काम कर रहा था और पेशेंट्स को भेज देता था। फिर धीरे धीरे जो है जब रिपोर्टिंग में कहीं ना कहीं गैप आया तो उसमें ये किया गया कि आयुष विभाग को जो है वो निक्षय ID जो है जनरेट की जाए। इसी सिलसिले में जो है वो रीओरिएंटेशन प्रोग्राम 27 जुलाई को जो है शिमला में सभी नोडल ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर्स, सब डिवीज़न ऑफिसर्स का जो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हुआ था और उसमें जो है हमारे एडिशनल डायरेक्टर ने भी शिरकत की थी और उनको जो है वो रीओरिएंटेट किया गया कि इसमें जो है आप किस हिसाब से जो है वो पोर्टल में जो है अपने आप को एनरोल करेंगे। बिलासपुर में मजदूर संगठनों C2, एटक और इंटक ने संयुक्त रूप से रैली निकाली। ये लोग केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। ये रैली श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से शुरू हुई। इस दौरान DC आबिद हुसैन सादिक के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है। और सोलन के साथ लगती ग्राम पंचायत बशीवर के गांव कोटला में एक मकान गिरने से 2 लोग चपेट में आ गए। इसमें एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि दूसरे शख्स को क्षेत्रीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दोनों ही व्यक्ति नेपाली मूल के हैं और दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। मृतक का नाम अर्जुन बहादुर बताया गया है। बताया यह जा रहा है कि मकान कच्चा था और वो सुबह 4 बजे अचानक ढह गया। ये जो एक बहादुर में से जिसकी जान बची वो मेरे पास रहता था, दूसरा किसी और के पास। अगर शाम को दोनों साथ ही रहते थे, साथ ही थे। ये काफ़ी समय से यहाँ रह रहे हैं। जिसकी डेथ हुई है उसका तो जन्म भी यहीं का ही है। उसके मदर फादर नेपाल चले गए, यहीं रहता है। तो ये सुबह घटना 4 बजे की है, पर हमें मालूम 6 बजे के आसपास लगा है। तो जैसे हम भी मौके पे गए, तो नेपाली लोग वहाँ सारे इकट्ठे थे, उन्होंने इसको बाहर निकाल दिया था। तो उसके बाद जैसे हमें बताया, हमने प्रधान, पंचायत प्रधान और मेंबर को इन्फॉर्मेशन दे के इसको हम हॉस्पिटल लेके आए, जहाँ इसको डेथ घोषित किया गया। 2 नेपाली एक डेरे में रहते थे, देखते वो डेरा पूरी छत उसकी गिर गई। उसके बाद हम वहाँ मौके पे गए। एक बंदा तो खुद निकल गया था और एक को निकाला, जिसके बाद हम उसको लेके सोलन हॉस्पिटल आए, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। बाकी अब आएंगे, अब इसके बाद क्या कार्रवाई होती है पुलिस बयान नोट कर रही है। ज्वालामुखी के तहत कोहाला में बेकाबू ट्रक ने एक राहगीर को कुचल डाला, जिसकी अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान अजय कुमार निवासी हिरण के तौर पर हुई है और वो बस्ती कोहाला में किराना और सब्जी की दुकान चलाया करता था। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और तहकीकात शुरू कर दी है। इसी बात की इसकी पुष्टि भी की है इन्होंने SP विकास धिबान ने। और शिमला से एक और बड़ी खबर है। यहां ठियोग के पास एक सेब लदा ट्रक पलट गया। इस हादसे में ट्रॉली के नीचे एक गाड़ी दब गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। DSP अजय भारद्वाज ने बताया कि ट्रक में चालक समेत 3 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि ट्रक चालक घायल हुआ है। वहीं पिकअप चालक भी बुरी तरह से घायल हुआ है। दोनों को IGMC उपचार के लिए दाखिल किया गया है। और अब रुख करेंगे अगली खबर का। खबर यह है कि शिमला में CM के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने आपदा के समय सरकार के कामों की तारीफ की है। साथ ही केंद्र से आपदा के लिए कोई मदद न मिलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आपदा के समय CM खुद ग्राउंड जीरो पर रहे। अब बड़े वाहनों के लिए सड़कें खोलना सरकार की प्राथमिकता है। केंद्र से अब तक वही मदद मिली है जो आपदा के तहत हर साल मिलती है। केंद्र से जो टीमें आई थी वो अपना आंकलन लेके चली गई। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे, दौरा किया। खास तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिले और माननीय होम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं और बहुत सारे भारत सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करके प्रदेश के लोगों की जो समस्या थी वो रखी, उसकी जानकारी भी दी और ये भी आग्रह किया था कि तत्काल हमको जो कमेटी आई है आप उसको एनालाइज करते रहिए, लेकिन हमको 2-1 हज़ार करोड़ रुपया
जो है फौरी राहत के तौर पे मिलने चाहिए, जिससे हम राहत कार्यों में तेज़ी ला सकें। सेब का है, दूसरे हैं, हर जगह सड़कें खराब है, बिजली पानी की स्कीमें हैं और लोगों का अपना भी बहुत नुकसान हुआ है। हज़ारों की संख्या में लोगों के घर पार्शली डैमेज हुए या पूरी तरह ढह गए हैं और लोगों के खेत खलियान बहुत नुकसान हुआ है। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की थी और हमें उम्मीद है कि जल्दी उसके एवज़ में जो है हिमाचल को जो है राहत की जो राशि है वो रिलीज़ होगी। और ज्वाली विधानसभा की पंचायत हरनोटा में लव जिहाद को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया है। मामला एक समुदाय के युवक का दूसरे समुदाय की लड़की को भगाने से जुड़ा है, जिसे लेकर पंचायत प्रधान रक्षा देवी और युवा नेता पंकज गुलेरिया की अगुवाई में हरनोटा के करीब 200 लोग रोष प्रदर्शन करने पहुंचे और युवक और उसके परिवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। डीएसपी विशाल शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने गुस्साए लोगों को शांत करने की कोशिश की। डीएसपी नूरपुर विशाल वर्मा ने बताया कि लड़की के परिवार वालों ने 2 अगस्त को लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने लोकेशन ट्रेस करके लड़की को पकड़ लिया और शाम को परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। मामला जी है कि जे हिंदू की लड़की जो है वो मुसलमान के लड़के के साथ चली गई और ये गलत है, बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये 2-3 केस हो गए हैं। तो इससे पहले भी कोई ऐसा केस हुआ है? हाँ जी। तो कब हुआ था इससे पहले जो पहले केस? 3-4 साल पहले। कुल्लू के तीर्थन घाटी के 2 गांवों के धराशायी होने का खतरा मंडरा रहा है। भूस्खलन और जमीन धंसने से यहां के बांदल और कोशु नाला गांव के करीब 20 घरों की बुनियाद खिसकने लगी है, जिससे घरों में दरारें आ गई हैं। हर पल खौफ के साए में जी रहे लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। किसी के घर की छत दीवार छोड़ चुकी है तो किसी के घर की बुनियाद ही खिसक चुकी है। ये भयावह मंजर कुल्लू के सुंदर तीर्थन घाटी के बंदल और कोशु नाला गांव का है, जहां 20 से ज्यादा मकान में आई दरारों के चलते लोग घर छोड़कर पड़ोसियों और रिश्तेदारों के यहां शरण लिए हुए हैं। हमारे मकान तो चले गए, रहने के लायक जमीन है नहीं है। हम ये भी चाहते हैं कि अगर हम मकान को उठा के ले जाएं तो ले जाएं कहाँ। अब ये इस तरह की स्थिति बन गई है, शाम को अगर हम देखते हैं सुबह ये मंजर देखने को ना मिले कि हमारे घर इस जगह पे है भी या नहीं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक घरों का ये हाल पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही से हुआ। गांव के बगल से सड़क तो बनाई गई, लेकिन उससे पानी की निकासी के लिए नाला नहीं बनाया गया, जिस चलते लगातार 15 दिन की बारिश के बाद 5 किलोमीटर के दायरे में बनी सड़क और आसपास की जमीन पूरी तरह धंस गई और फिर भूस्खलन ने भी तबाही मचाई। यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा है। इस वक्त हम बंजार विधानसभा क्षेत्र के तीर्थन घाटी के बंदल गांव में है, जहां पर इस पूरे एरिया की बात करें तो लगभग 3 गांव यहां पर है, जहां पर बंदल, निचला बांदल और कोशुनाली गांव, जहां पर लगभग 20 से ज़्यादा जो मकान है वो पूरी तरह से लैंडस्लाइड की वजह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। और इसके साथ साथ इस सड़क जो है पूरे के पूरे एरिया की बात करें, आप देखते हैं कि ये जो सड़क है ये सड़क पूरी तरह से धंस चुकी है और पूरा का पूरा एरिया की अगर बात करें तो लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में ये पूरा का पूरा एरिया स्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से जिसकी चपेट में लगभग अब तक 20 से 25 मकान जो है। किनारे जो है नालियाँ नहीं बनी थी और कलवर्ट नहीं थे, जिसकी वजह से पानी कम जो है जमीन में आया और उससे गांव में दरारें पड़ी और पूरा का पूरा एरिया जो है वो स्लाइड। जमीन धंसने से घरों में दरार का खतरा पास के गुशैड़ी गांव पर भी मंडरा रहा है। लोग सरकार से मदद के साथ ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भूगर्भ वैज्ञानिकों से इलाके का सर्वे कराकर उन्हें ये बताया जाए कि क्या वो यहाँ रह सकते हैं और दूसरा घर बना सकते हैं। तो पूरे एरिया को खतरा अगर ऐसा रहा तो नीचे गुशैनी भी इसको खतरा हो सकता है, गुशैनी को भी, और ये दरिया भी रुक सकता है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और मैं चाहता हूँ सरकार यहाँ पर हमें बताएं कि हमारे यहाँ रहने के लायक घर बन सकता है दोबारा कि नहीं। हम तो इस पोजीशन में है कि घर छोड़ के और जगह रह रहे हैं। लोगों के मुताबिक कुछ दिन पहले अधिकारियों की एक टीम यहाँ आई थी, जिसने जल्द सर्वे कराने की बात कही थी, लेकिन अब तक सर्वे करने कोई नहीं आया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी के आज से शुरू करने वाले क्विट इंडिया अभियान को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लोगों से निर्माण क्विट इंडिया अभियान के तहत सामाजिक बुराइयों को दूर करने, सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण का प्रण लेने की अपील की है।
1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो के आह्वान से राष्ट्र को प्रेरित किया और उस समय भारत छोड़ो अंग्रेजों के खिलाफ था। आज देश हर बुराई को कह रहा है क्विट इंडिया, इंडिया छोड़ो, करप्शन क्विट इंडिया, नेपोटिज्म क्विट इंडिया, अपीजमेंट क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, परिवारवाद इंडिया छोड़ो, तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। तो आइए मिलकर संकल्प लें इन बुराइयों को क्विट इंडिया। पंडोह में 100 साल पुराना पुल टूटने के बाद अब उस स्थान पर लोक निर्माण विभाग अस्थायी झूला पुल बना रहा है, जिसे लेकर पंडोह और इलाका बदार के लोगों ने आशंका जताई है और कहा है कि वो कहीं झूला पुल बन जाने के बाद हमेशा के लिए इसी पर झूलते न रह जाएं। उन्होंने पंडोह में जल्द से जल्द स्थायी पुल बनाने की मांग उठाई है। लोगों का कहना है कि बदार क्षेत्र की 1 दर्जन पंचायतों के लोगों को पंडोह आना जाना लगा रहता है। सरकार झूला पुल का निर्माण कर रही है, उसका हम विरोध नहीं करते, बल्कि टूटे हुए पुल के स्थान पर स्थायी पुल बनाने की भी मांग कर रहे हैं। और पंडोह बाजार की भी जो आर्थिक स्थिति है इसी पुल के ऊपर टिकी हुई थी, परंतु अब जो है और जगह जो देखते हैं हम वहाँ पर काम शुरू हो चुका है। विक्रमादित्य जी ने भी बोला था सबसे पहले पंडोह का लाल पुल का काम स्टार्ट होगा, परंतु यहाँ पर एक झूला लगाया जा रहा है। हम झूले के विरोध में नहीं है, चलो झूला जब तक टेम्परेरी है तब तक लगना चाहिए, आने जाने की सुविधा, परंतु जो हमारा वैली ब्रिज है गाड़ियों के लिए और पैदल चलने के लिए और बहुत ज़रूरी है, वो द्रंग के लोगों के लिए भी सहूलियत प्रदान करेगा और जो द्रंग और सदर को जोड़ने में भी एक अहम कड़ी प्रदान करेगा। 9 जुलाई को जो भयंकर बाढ़ आई थी उससे ये हमारा लाल पुल जो उस बहाव में बह गया था, जिसके कारण आज हमारे पंडोह बाजार में इतना सुनसान पड़ा है, क्योंकि पुल की वजह से यहाँ 12 पंचायतें साथ में लगती है, इसका लोगों का आना जाना डेली होता था। तो अब सरकार उसके एक झूला पुल बना रही है। हमें सरकार से निवेदन है कि झूला पुल कहीं झूला ही ना रह जाए बन के, क्योंकि इस पुल का सरकार को शीघ्र जल्दी निर्माण करना चाहिए, जिससे कि इस लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। हमारे बाजार में जो गया है पुल, उसका डिमांड रख रहे हैं और आप शीघ्र करो, बनाओ उसको। तो जो झूला पुल बन रहा है तो उसके साथ आप पक्के पुल की डिमांड रख रहे हैं जो शीघ्र? हाँ जी। हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतों को गुड गवर्नेंस के जरिए गांव का समुचित विकास करने और हर एक सरकारी सुविधा लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सभी पंचायतों को कंप्यूटर और इंटरनेट से जोड़ा गया है। इसमें नूरपुर की ग्राम पंचायत बरोही की उपलब्धियां काबिल तारीफ रही हैं। ग्राम पंचायत में परिवार नकल राशन कार्ड, विवाह पंजीकरण, जन्म मृत्यु, मनरेगा जॉब कार्ड, सहारा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना जैसी सुविधाएं ऑनलाइन नेटवर्क से जुड़ी हैं। पंचायत ने निधि के खाते को और विवाह रजिस्ट्रीकरण खाते को यूपीआई के माध्यम से जोड़ा है। गांव की जनता इससे लाभ हासिल कर रही है। पंचायत अपने निर्माणाधीन नए पंचायत भवन में सीसीटीवी कैमरा और ऑनलाइन हाजिरी भी प्रस्तावित कर रखा है। और इसके साथ ही JKLH लाइव में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।